की पैनी नजर तो है, लेकिन अब नीति किस तरह से रहेगी, कितना बदलाव मुमकिन है या फिर पहले की तरह ही चीजें सामने होंगी? यहाँ पर चर्चा होनी है, वो चर्चा है लोकसभा कार्य योजना। लोकसभा के लिए कार्य योजना जो तैयार की जाएगी पार्टी की, उसमें एक चीज तय मानकर चलिएगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो 100 दिन की कार्य योजना अपनी तैयार की है कि 100 दिन में क्या कुछ दिया जाना है प्रदेश को, उसको प्रचारित करने के लिए बात होगी। वहीं देश के सामने सबसे बड़ी अगर कोई सौगात है या देश के सामने सबसे बड़ी खुशी है और प्रसन्नता का क्षण है, वो पूरे देश के सामने है राम मंदिर, जो कि 22 तारीख सभी के सामने है। दिनांक 22 जनवरी एक अब तक के इतिहास का सर्वाधिक बड़ा दिन शायद माना जाएगा, अगर 500-700 सालों के इतिहास को उठाकर देखें तो उस दिन की प्रतीक्षा सभी को है। तो ऐसे में उस दिन के कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन चीजों को लेकर कैसे सकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिलाए, आम जनता में इसका संदेश जाए कि राम मंदिर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बना है। प्रयास जो थे वो प्रधानमंत्री मोदी सरकार के थे, प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रयास थे, ये चीजें एक तो स्वाभाविक रूप से प्रचारित होती हैं, वो तो सभी जानते भी हैं, और दोनों राजनीतिक पार्टियों के लोग अपनी अपनी बातें भी कहते हैं, दलीलें भी देते हैं। लेकिन इन सब के अलावा महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि राजनीतिक पार्टियों के लोग भले ही दलील दे या ना दें, आम जनता उसे किस तरीके से सोचती है, और आम जनता को यदि सोचना है तो उसे कैसे सोचना है, किस तरीके से सोचना है और क्या सोचना है, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इस भूमिका के तहत जब पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी भूमिका अदा करते हैं तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि कार्यकर्ता आम लोगों को ये समझाए कि किस तरीके से राम मंदिर बना। और अभी इन दिनों आप देख पा रहे होंगे कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस चीज का उल्लेख है कि वो जो काल था जब बाबर जो आक्रांता है वो देश में आया और बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई, और उस काल के बाद के काल में कितने संघर्ष हुए, उन संघर्षों का जिक्र भी होता है। तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है इसका लाभ भी उठाना चाहेगा। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेहतर से बेहतर तरीके से आम जनता तक मैसेज देना चाहेगा जो उनकी रणनीति है। तो वहीं कांग्रेस जो है वो अपनी अलग रणनीति बनाएगी, कांग्रेस भी अपनी अलग दलील देती है, अपनी बातें कहती है। कांग्रेस कहती है कि इसे राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, सामान्य सी बातें हैं। लेकिन इंतजार अभी इसी बात को लेकर है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती देती है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती देती है। आम जनता है, आम लोग जो है वो किस तरीके से देखते हैं। और ये जो चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव, ये भी एक अग्नि परीक्षा ही होती है, जो कि राज्य की सरकार की भी अग्नि परीक्षा होगी। अभी राज्य की सरकार सत्ता में आई है तो हालांकि सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम चलता है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम से ही विधानसभा चुनाव में फतेह हुई थी। लेकिन इस बात में भी कोई शंका नहीं कर सकते कि जो सरकार जब आती है तो सरकार का जब चेहरा आता है और सरकार जो फैसले लेती है उसमें कुछ वोट प्रतिशत का फर्क अवश्य पड़ता है, प्लस या माइनस। जी ऐश्वर्य, अगर जोड़ बाकी किया जाए तो फिर कौन सा नया फॉर्मूला तय होगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में देखा था कि 7 सांसदों को तो बीजेपी ने मैदान में उतार दिया था, 4 ने जीत भी दर्ज की, लेकिन 3 नहीं जीत पाए थे। अब ऐसे में एक तो उन जीते हुओं की सीटें हैं, उनके अलावा जो नहीं जीत पाए थे, क्या उनको लेकर के भी मंथन करेगी पार्टी या फिर एक और मौका दिया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है शिखा। यहाँ पर जो हार जाते हैं, हारने के कई कारण होते हैं। कई सीटें ऐसी होती है जो जिता हुई ही होती है, कई सीटें ऐसी होती है जो संघर्ष वाली होती है, ए, बी और सी कैटेगरी की सीटें होती है। कई बार पार्टियां जो है वो उम्मीद लगाकर चलती है कि हमारे इस कैंडिडेट के सामने इस जाति को उतारा जाएगा, लेकिन दूसरी जाति के व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है। तो ऐसी चीजें भी सामने आती है शिखा। तो ऐसे में मुझे
संभावना जो है वो फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों के माध्यम से देखें तो मुझे कम संभावना लगती है कि हारे हुओं को दोबारा से टिकट मिल जाए, ऐसी कम संभावना लगती है। हालांकि पार्टी ये भी देख लेगी कि जिताऊ कौन है, अगर वही वापस से लोकसभा में जिताऊ हुए तो क्योंकि सिंपैथी भी मिलती है तो अलग बात होगी, लेकिन विचार तो विभिन्न स्वरूपों में विचार किया जाता है, अलग अलग स्वरूप से विचार किया जाता है। विचार में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ऐश्वर्या, एक और जानकारी दीजिएगा, अगर हम अनुपात की बात करें तो नए चेहरों और उसके अलावा वरिष्ठ नेताओं का क्या तालमेल बिठाया जाएगा, क्या लगता है? देखिए, नए चेहरे भी आए या वरिष्ठ नेता आए, लोकसभा चुनाव तो आप ये तय मानकर चलिएगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगा। जीत होगी तो प्रधानमंत्री मोदी की होगी, हार होगी तो प्रधानमंत्री मोदी की होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस लिहाज से 25 की 25 सीटें लगातार जीत रही है, वो इस बार भी आश्वस्त है कि इस बार भी 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। ऐश्वर्या, एक और जानकारी दीजिएगा और आप इस प्रक्रिया को भी समझाइएगा, क्योंकि बाबा बालकनाथ के नाम की भी चर्चा हो रही थी, फिर उन्हें मैदान में उतारा था और तमाम सांसदों ने इस्तीफा दिया था और उनमें उनका नाम भी था। फिर मंत्री पद की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन ये पार्टी का आंतरिक फैसला है, पार्टी ने अपने हिसाब से जिनको बागडोर संभाली है। क्या ऐसी भी संभावना रह जाती है इस्तीफा देने के बावजूद कि क्या उन्हें सांसदी के लिए भी उतारा जा सकता है? क्या ऐश्वर्या, जरा इस प्रक्रिया को आप समझाइएगा। ऐश्वर्या, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ओम माथुर उनके साथ हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत है, अरुण सिंह भी पहुंचे हैं बैठक का हिस्सा बनने। इसके अलावा बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं और जमावड़ा लगा है नेताओं का। सीपी जोशी भी तस्वीरों में, क्योंकि आज मंथन होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी, एक खाका सा तैयार किया जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है तैयारी करने के लिए। ये भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के पास, और फर्स्ट इंडिया ने आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई हैं। ये देखिएगा, दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधिवत तौर से बैठक का आगाज कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर, बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। स्वागत का क्रम चला है, नेताओं का एक दूसरे से मुलाकात का सिलसिला और उसके बाद बड़ी चर्चा की तैयारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये दिल्ली स्थित होटल के भीतर की तस्वीरें हैं जो फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है एक्सक्लूसिवली। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, बताइएगा, बैठक का क्या आधार रहेगा? क्या वाकई उन सांसदों के क्षेत्रों पर ज्यादा मंथन होगा जिसे लेकर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना किया था, चाहे हाल ही में श्रीगंगानगर की करणपुर सीट हो, चूरू हो, सीकर हो, झुंझुनू हो, राजसमंद हो? देखिए, लोकसभा की जो कार्य योजना है उसको लेकर ये बैठक शुरू हो चुकी है और जो आप विजुअल देख रहे हैं तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि जो मुख्य खासतौर से सामने की तरफ की तस्वीरें हैं, भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी, ओम प्रकाश माथुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं। और तीन बड़े चेहरे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो नहीं पहुंचे हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी अपने व्यस्त कार्यक्रम के चलते नहीं आई है और बैठक शुरू हो चुकी है। मिशन 25 2024 में मिशन 25 क्या रहना है उसको लेकर बैठक है और मेरे साथ ऐश्वर्या प्रधान भी है, वो भी जुड़ेंगे। और ये पूरी जो बैठक है इसकी कार्य योजना, क्योंकि पन्ना प्रमुख बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है उसको लेकर चर्चा, और जो केंद्रीय मंत्री भी जुड़े हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। मकसद है कि किस तरह से इस पूरी कार्य योजना को अमली जामा पहनाने की दिशा में ये पहली बैठक से आगे बढ़ा जाए। इस पहली बैठक में रणनीतिक तौर पर चर्चा का जो केंद्र रहना है वो ये रहना है कि क्या पॉलिसी मैटर्स होने चाहिए। क्या हारे हुए नेता को चुनाव लड़ाएगी भारतीय जनता पार्टी,
कि क्या बीजेपी के जो मौजूदा विधायक है उनमें से कुछ चेहरों को चुनाव लड़ाएगी बीजेपी, या क्या वाकई में कुछ सीटों पर बदलाव करने की जरूरत है, तो क्या उन पर बदलाव किए जाएंगे। और जो सर्वे आधारित रिपोर्ट्स हैं उन सर्वे आधारित रिपोर्ट्स के तहत ए, बी और सी 3 तरह की कैटेगरीज होती है, वो कैटेगरीज बना ली गई है। उन कैटेगरीज के आधार पर चर्चा मोटे तौर पर की जा रही है। और शिखा, आपने एक बात कही थी अभी करणपुर चुनाव के मंथन को लेकर, तो ये बात सही है। हर पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर हार या जीत जो भी बड़ी होती है उस पर मंथन होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। 115 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। कुछ सेकंड के लिए आपको रोकूंगी, एक बार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बैठक की तस्वीरें हैं। योगेश जी, अपनी बात पूरा कीजिएगा। बिल्कुल शिखा, ऐश्वर्या मेरे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्या, बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक कार्य योजना और भारतीय जनता पार्टी में कार्य योजना के कई वर्ग और कई कहा जा सकता है स्टेप्स के आधारित होते हैं, वरना तक पूरा कार्य योजना बनती है। तो क्या लगता है, लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव जिस पर संपूर्ण देश की नजरें, आम चुनाव जैसा कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की कार्य योजना और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उससे जुड़े कार्यक्रम एक साथ चलेंगे? देखिए, ये तो एक साथ चलना ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर ओम प्रकाश माथुर सरीखे दिग्गज अंदर बैठे हुए हैं बैठक में। सीपी जोशी स्वयं है ही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, जो कि संगठन के बतौर संगठन महामंत्री जो उन्होंने दायित्व निभाए, वो जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं और कैसे जीते जाते हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक इस वक्त चर्चाओं में एक उड़ती सी खबर आई है। ये यहाँ की खबर नहीं है, लेकिन इत्तेफाक राजस्थान से है। हो सकता है कि कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन 1-2 दिन में भारतीय जनता पार्टी में दिखे। इन्फॉर्मेशन ये कि कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से राजस्थान के किसी लीडर की मुलाकात हुई है। अभी जब तक वो पुष्ट अपुष्ट सी खबर है, जब पुष्ट हो जाएगी तो हम उसको दर्शकों तक पहुंचाएंगे भी। लेकिन फर्स्ट इंडिया की जिस तरीके से फितरत है कि खबर जो है होती है वो सबसे पहले देने के प्रयास करता है। लेकिन इन सबके बीच में जो रणनीति बनाई जा रही है, वो रणनीति बहुत खास रणनीति बन रही है। और आप ये तय मानकर चलिएगा कि 22 जनवरी के बाद, 26 जनवरी के बाद राजस्थान में और भी दिग्गजों के प्रवास होने वाले हैं। कई दिग्गजों को कई दायित्व दिए जाने हैं और उन दिग्गजों को जुटाया जाएगा, क्योंकि जो फीडबैक पहुंचा है राजस्थान का, वो इन विधानसभा चुनाव में से और भी बेहतर, क्योंकि कई क्षेत्रों में वोट कम मिले थे, उन क्षेत्रों में वोटों को बढ़ाया कैसे जाना है, इस पर फोकस रहेगा। और आज की जो बैठक है, इस बैठक में सूचना भी यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो संबोधन होगा, वो उसमें बताएंगे कि सरकार आने के इतने से दिन में कौन कौन से बड़े फैसले हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कल उन्होंने खान विभाग की बैठक ली, समीक्षा बैठक, तो वो जानते हैं कि संत विजय दास जो है वो इस दुनिया से देहावसान उनका किन परिस्थितियों में हुआ था, वो चले गए थे, जिस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। तो अवैध खनन जैसा मुद्दा है। अवैध खनन के अलावा जो आपराधिक तत्व जो हैं, जिनके विरुद्ध नियमित तौर पर कार्रवाइयां हो रही है, उनको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। और पेपर लीक की बात खुद प्रधानमंत्री मोदी बोल कर गए थे कि बख्शा नहीं जाएगा पेपर लीक करने वालों को, या इस तरीके के जो। एक बात और मैंने सुनी है, जैसे कोई भी यादव मंत्री नहीं है इस पूरे मंत्री परिषद में, और अभी देखा हमने एक संयोगवश जौनापुरिया और बालकनाथ एक साथ एक गाड़ी में आए, और ये वो उस बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं जो हरियाणा, अलवर, एनसीआर का इलाका है, और इसी पूरे बेल्ट से अपने आप इन दोनों की अपनी बादशाहत रही। चाहे भली टोंक सवाईमाधोपुर से जौनापुरिया एमपी, लेकिन ताल्लुक़ उनका हरियाणा से है। तो क्या लगता है, बालकनाथ को वापस अलवर लोकसभा से लड़ा जा सकता है? और ये भी बात सुनने को आ रही कि वो इंटरेस्टेड भी हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो उत्तर है ये बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि अलवर में महंत बाबा बालकनाथ को जो लोगों ने देखा, उनको देखा है अब विधायक के रूप में। उनको लेकर जो सोशल मीडिया पर कई कहानियां गढ़ी गई उनके समर्थकों के द्वारा, हालांकि उनका उनसे कोई इत्तेफाक नहीं रहा, लेकिन उनके समर्थक जो उनको इनके बारे में लिखते थे, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे। हो सकता है कि उनके लिए पार्टी ने कोई बड़ा जिम्मेदारी या बड़ी चीज सोच रखी। क्योंकि दो बातें, भूपेंद्र यादव का नाम चल रहा है, लेकिन भूपेंद्र यादव का 2 जगह से नाम चल रहा है, या वो गुरुग्राम आते हैं या अलवर आते हैं। क्योंकि अलवर में जो वहाँ की विधानसभाओं की तस्वीर है
वो कोई बहुत बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है वहाँ, क्योंकि दीपचंद खैरिया कांग्रेस जीत गए, जुबैर खान कांग्रेस जीत गए, वहाँ से मांगेराम मीणा राजगढ़ से जीत गए, और साथ ही मतलब अलग अलग तरह का वहाँ पर एक पूरा अलवर का लोकसभा का क्षेत्र बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट है, बड़ी संख्या में यादव वोट है। एक चीज तो तय मानकर चलिएगा कि भूपेंद्र यादव सरीखे दिग्गज जो आएंगे, तो भूपेंद्र यादव सरीखे दिग्गज का आना और भूपेंद्र यादव के अलावा महंत बाबा बालकनाथ का आना और उसके अलावा टोटल हिंदू वोट बैंक को एकजुट होना लगभग तय मानकर चल रही है बीजेपी। क्योंकि विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग होती है। मिसाल के तौर पर रामगढ़ कोई उठाकर देख ले, रामगढ़ में जो सुखवंत है उन्होंने मोर्चा खोला था, हिंदू मुस्लिम होता है, दो हिंदू खड़े हो गए तो सुखवंत जो है वो अच्छे खासे वोट ले गए और जय आहूजा। नहीं, लेकिन हम उस अलवर की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अलवर लोकसभा का उपचुनाव था और कांग्रेस के करण सिंह यादव बड़े मैंडेट से चुनाव जीते थे। एक वो दौर भी हमने देखा है। अलवर का मिजाज बहुत अलग तरह का है, बिना मात्रा का लोकसभा क्षेत्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जा रहा है कि हारे हुए नेताओं को क्या बीजेपी टिकट दे सकती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि क्या पॉलिसी इस तरह की बनाई जा सकती है? देखिए, हारे हुए नेताओं को टिकट दिया जाना बहुत बड़ा सवाल इसलिए है कि इस सवाल का उत्तर भी बहुत बड़ा है। उत्तर यह है कि इनका अपना खुद का सर्वे होता है और सर्वे में वो बड़े नेताओं की क्या स्थिति है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर होता है। सभी लोग जानते हैं कि जब 25 की 25 सीटें जीत जाते हैं तो इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी है। और जब राम मंदिर जैसा कई सदियों का इतना बड़ा फैसला, कई सदियों के बाद ये फैसला हुआ है और कई सदियों के बाद लोग राम मंदिर को देखेंगे, तो लोगों के मन मस्तिष्क में राम मंदिर को लेकर, लोगों के मन मस्तिष्क में प्रधानमंत्री को लेकर और बीजेपी को लेकर क्या तस्वीर होगी, ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का फेस और अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये हिंदुत्ववादी जो वोट है उनका ध्रुवीकरण करेगी, ऐसा बीजेपी सोचकर चल रही है और कार्य योजना का एक बड़ा पार्ट है। देखिए, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी चावल बांट रहा है, हर घर पीले चावल दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी जो नियमित तौर पर आयोजन होते हैं उनमें भाग लेता है। और मैं ये बात बता सकता हूं कि आगामी दिनों में जब 22 जनवरी के बाद की स्थितियां होगी तो वहां पर चाहे ज्योति यात्रा, दीप राम ज्योति यात्रा हो, या फिर घर घर जाकर राम की तस्वीरें भेंट करना हो, या राम मंदिर देखने जाने के लिए लोगों को निमंत्रण देना हो, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राम मंदिर दिखाने के लिए ले जाना हो, ये सारी चीजें दिखाई देगी। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि संत समाज पूरी तरीके से कितना मजबूत तरीके से जुड़ता है, क्योंकि संत समाज अभी तक तो मजबूत तरीके से है ही, लेकिन आगामी दिनों में, क्योंकि जो पिछले दिनों बयानबाजी चल रही है उस आप सब देख रहे हैं कि ये जो बयानबाजी कांग्रेस ने लीडरशिप का जो फैसला रहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलावे के बाद भी हम नहीं जाएंगे, और शंकराचार्य का जो टिप्पणी थी उसके बाद के वातावरण जो अलग है। लेकिन लोकसभा के अंदर कार्य योजना की बात करें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश 25 सीटों की होगी, लेकिन क्या गठबंधन की राजनीति बीजेपी कर सकती है राजस्थान में? आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस के अंदर तो ये बात उठ रही है कि बीजेपी से गठबंधन किया जा सकता है, लेकिन क्या बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? बीजेपी तो इंडिया का पार्ट भी नहीं है। और एक जमाने में जनता दल यू के साथ साउथ राजस्थान में बीजेपी का गठजोड़ था, उस जमाने में जदयू का एक सांसद भी बना था। तो ये भी एक सवाल उठ रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति के साथ आदिवासी वोटों को साधने के लिए नया प्रयोग कर सकती? देखिए, मुझे इस बात की भी कम संभावना लगती है। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार परिवार है वो क्या बोलता है, क्योंकि विचार परिवार का जो कार्य है वो वहां पर अलग से चल रहा है। दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र में विचार परिवार पहले से काम कर रहा है, तो वहां जो तालमेल है भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ वो कई बार बैठता हुआ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हैं और कई ऐसी बयानबाजी हैं वो आपने और हमने सबने देखी है, चाहे मंदिरों के प्रकरण हो या फिर कई क्रिश्चियन मिशनरीज से जुड़े मुद्दे हो। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल का जो इशू था वो थोड़ा अलग था। हनुमान बेनीवाल चूंकि भारतीय जनता पार्टी से ही छोड़कर वो अपनी पार्टी बनाए थे, कभी बीजेपी में हुआ करते थे, विचार उनका उनसे मिलता था, लेकिन यहाँ पर विचार परिवार यदि राजी होता है तो ही ये फैसला होगा, क्योंकि ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है। ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण फैसला होगा यदि ये फैसला होता है। लेकिन ये चीज भी आप तय मानकर चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। और योगेश, मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि आप तय मानकर चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में आगामी दिनों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है यदि
हो सकता है कि उसकी एक संभावना ज्यादा से ज्यादा 2 या 5% ये बन सकती है कि उस फैसले को फिलहाल होल्ड रख दिया जाए लोकसभा चुनाव के तौर पर, लेकिन कोई फैसला हो सकता है। बहुत कुछ खुलासे ऐश्वर्य कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अभी फिलहाल उन पर मौन साधना उचित समझ रहे हैं। लेकिन संकेत जरूर दे रहे हैं। ये जरूर है कि जो बीजेपी की बैठक है 25 लोकसभा सीटों पर किस तरह की रणनीति बननी है, किस तरह की कार्य योजना बननी है, आगे कैसे बढ़ा जाना है, कैसे इन 25 सीटों को जीते। क्योंकि बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए है कि सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। जब पिछली बार सरकार नहीं थी तब बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। तो ऐसे में जब सरकार अब आ चुकी है तो 25 सीटें जीतना बीजेपी के लिए अपने आप में लाजमी हो जाता है। तो रणनीतिक तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सी कैटेगरी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, तमाम कैटेगरीज के अनुसार आगे बढ़ना है। कुछ दिनों बाद हर लोकसभा सीट पर मुझे लगता है कि कुछ प्रमुख नेताओं को ऑब्जर्वर के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी लगाएगी। कोऑर्डिनेटर्स बीजेपी ने लगा रखे और विस्तारक जो पहले से ही काम कर रहे हैं उन विस्तारकों की जो रिपोर्ट्स है उसके आधार पर भी सर्वे का काम चल रहा है। स्वतंत्र एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, उसके अलावा भी सर्वे का काम चल रहा है। तो पूरा एक कहा जा सकता है सिनेरियो राजनीतिक तौर पर बनाया जा रहा है कि कैसे राममय वातावरण के जरिए और नरेंद्र मोदी के फेस के बलबूते वैतरणी लोकसभा चुनाव के अंदर पार लगाई जाए। लेकिन उससे पहले कुनबे की मजबूती और साथ में निचले स्तर तक संगठन को और मजबूती के साथ खड़ा करना। राजस्थान में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण अपनी जगह होते हैं, चाहे कोई सा भी चुनाव हो। करौली धौलपुर बहुत कम अंतर से राजस्थान में लोकसभा सीट जीती गई थी। दौसा की जो लोकसभा सीट थी वो कम अंतर से जीती गई थी। तो कुछ ऐसे सीटें हैं राजस्थान में जो अपने आप में ये कहा जा सकता है कि बहुत बेहद कम अंतर से जीती हुई सीटें हैं। प्रचंड मोदी लहर में भी इन सीटों पर कड़ा मुकाबला कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच देखने को मिला था। तो ये सवाल उठता है कि क्या पॉलिसी बनेगी, हारे हुए नेताओं को लेकर क्या विचार पार्टी के अंदर पनपता है, नए चेहरों को टिकट देने के ऊपर क्या लगता है, और आधी आबादी नव मतदाता जो कहा जा सकता है युवा मतदाता है वो उसको कैसे बीजेपी जोड़ा जाए। जी योगेश जी, क्योंकि आपने भिन्न मात्रा के संसदीय क्षेत्र की बहुत अच्छी बात कही और ऐश्वर्य भी लगातार कुछ खुलासा होने की संभावना जता रहे हैं, क्योंकि आप सीटों की कैटेगरी पर बात कर रहे थे। योगेश जी, मैं चाहूंगी कि एक बार आप चयनित उम्मीदवारों की कैटेगरी भी जरा बता दें कि अगर कोई कैटेगरी बनती है तो क्या उस कैटेगरी के ये बिंदु हो सकते हैं। पहला बिंदु 30 से 60 साल की उम्र, दूसरा बिंदु संगठन में काम करा हुआ व्यक्ति होना चाहिए और तीसरा बिंदु कोई नया चेहरा होना चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव के अलग अलग समीकरण होते हैं। सुखबीर सिंह जौनापुरिया अलग अलग दलों में रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी से सांसद बन गए और उससे पहले हरियाणा से उनका मूल ताल्लुक था। इसी तरह अब जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो कहा जा सकता है केंद्रीय नेतृत्व भी अपने हिसाब से कुछ सीटों पर ऐसे उम्मीदवार भी भेजता है जो अपने आप में अलग तरह की सेलिब्रिटी भी होते हैं। आपको ध्यान है मथुरा से हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद रही, तो पंजाब से सनी देओल बीजेपी के सांसद है। आपको ध्यान होगा कि एक बार धर्मेंद्र को बीकानेर से लोकसभा का टिकट दिया गया था, बीजेपी ने टिकट दिया था और चुनाव जीते थे। तो इस तरह से कई बार इस तरह की सेलिब्रिटीज भी आती है। और कैटेगरी की जो बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, टोंक स्वायंपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, इन सीटों को और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, ये सीटें क्रूशियल सीटें हैं जहां जातीय वोटों का ध्रुवीकरण रहता है और वहां पर किस तरह की रणनीति बनाकर कैंडिडेट उतारा जाना चाहिए, इस पर काफी कुछ अंदरूनी रणनीति तैयार होगी। और क्योंकि ये वैसी बैठक है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि मूल ओबीसी जो बीजेपी का मजबूत वोट है उसको भी साधना होगा। इसके साथ ही खासतौर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए ये चुनौतीपूर्ण टास्क होगा कि 25 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर डाल के दे और एक अलग तरह की राजस्थान की तस्वीर वो पेश करे और देश में फिर से मोदी सरकार कैसे बने, उसमें राजस्थान का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहे, इसको लेकर बहुत विस्तृत रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में काम हो रहा है। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जितने कार्यक्रम किए जाने हैं उन पर बड़ा फोकस रहेगा। जी
योगेश जी, एक और जानकारी दीजिएगा, क्या इस तरह से हायर मशीनरी तक अब तक कोई रिपोर्ट सौंपी है जिसमें नेताओं का एक तरह से पोर्टफोलियो का जिक्र हुआ है, या फिर अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव के लिहाज से तो फिर क्या विधायकों को और नेताओं को टास्क दिए जा सकते हैं इस रिपोर्ट के ही आधार पर? ये बात सही है आपकी शिखा, कि बीजेपी में पूरे साल भर 365 दिन चुनाव की तैयारी रहती है। ओम जी माथुर कहते हैं कि ये हमारी वो पार्टी है जहाँ 365 दिन केवल चुनाव की बात होती है, चुनाव के दरमियान। अब बीजेपी राजस्थान में ऐसे धुरंधर चेहरे हैं, ओम प्रकाश माथुर, जो कई राज्यों में चुनाव लड़ा चुके और वहाँ सफलताएं अर्जित कर चुके। तो एक तरह से इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की कई धनी है। चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे केंद्रीय चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री जैसे महत्वपूर्ण ओहदे पर है और बड़े दलित नेता के तौर पर उनकी लोकप्रियता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अपना एक बड़ा कद है। और बीजेपी ने जिस तरह का रणनीतिक ताना बाना बुना सोशल इंजीनियरिंग की मंत्रिपरिषद के अंदर सामान्य वर्ग ब्राह्मण चेहरे भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, तो वहीं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को बनाया जो दलित वर्ग से, और दिया कुमारी को लाकर एक साथ ही कई तरह की सीटों को साधने की रणनीति, चाहे जयपुर हो, चाहे मेवाड़ केलादा का हो, चाहे ढूंढाड़ का क्षेत्र हो। तो एकदम से कहा नहीं जा सकता कि इनका असर कितना होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सोशल इंजीनियरिंग का जो महत्वपूर्ण पहलू होता है वो अपने आप में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को सहायता करता है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक तरह से जो वोट बैंक का गणित है राजस्थान में, उस वोट बैंक के गणित में भी जो मार्शल जातियां हैं उनका बड़ा योगदान रहता है। वो अपने आप में लोकसभा सीटों को बड़े तरीके से प्रभावित करती है, क्योंकि वोटिंग जो परसेंटेज होता है उन जातियों का अपने कैंडिडेट्स के आधार पर बहुत हावी रहता है। तो ऐसे में चाहे वो पूर्वी राजस्थान में गुर्जर और मीणा प्रधान बेल्ट हो, चाहे मारवाड़ में जाट प्रधान बेल्ट हो, चाहे राजपूत समाज का अपना एक बड़ा विस्तृत एरिया हो, और इसके साथ ही हर लोकसभा सीट पर दलित मतदाता राजस्थान में बड़ी संख्या में, वो दलित मतदाता जो तकरीबन 25 से 30% वोट अपने हाथ में रखता है, जो पूरी तरह परिणामों को इधर से उधर करने की ताकत रखता है। तो उस दलित वोट बैंक को भी किस तरह से साधा जाए। करौली धौलपुर रिजर्व सीट है, गंगानगर हनुमानगढ़ देश की सबसे बड़ी लोकसभा की वो सीट है जहाँ सर्वाधिक दलित आबादी बसती है। और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि कई ऐसी सीटें जिन पर नए तरीके के समीकरण बुने जाने हैं, जहां पर आप मान के चलिए चाहे जालौर सिरोही है, वहाँ देवजी पटेल को चुनाव लड़ाया, विधानसभा का भारी विरोध हुआ, चुनाव भी वो हार गए। तो क्या बीजेपी वहाँ नया चेहरा लाएगी, नया प्रयोग करेगी? इसी तरह से अजमेर में भागीरथ चौधरी को चुनाव लड़ाया, वो चुनाव हार गए, क्या बीजेपी वहाँ नया प्रयोग करेगी? तो कई तरह की बातें हैं, कई तरह की जो कयास अभी लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में रहती है। जो सर्वे है वो लगातार चलते रहते हैं, सर्वे फेसेस के आधार पर भी चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजेंद्र राठौड़ अगर चाह रहे हैं कि वो राजसमंद लड़ना, तो उसके आधार पर भी वहां पर राजेंद्र राठौड़ के नाम पर भी राजसमंद में सर्वे कराया जाएगा, ये तय मान लीजिए। और जब उस सर्वे में राजेंद्र राठौड़ अगर बेहतरीन कैंडिडेट है तो उन्हें टिकट थमाया जाएगा, क्योंकि किसी भी लोकसभा चुनाव या कोई भी चुनाव हो, सबसे बड़ा मापदंड विनेबिलिटी होता है, जीत का मापदंड। और जो जीत के आधार पर चुनाव की तैयारी में जिस कैंडिडेट को उतारा जाता है वही आगे कहा जा सकता है। बिल्कुल योगेश जी, और जो नया आंकड़ा बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा कर रही है 400 पार सीटें, तो फिर उनमें 25 तो राजस्थान की भी जोड़नी होगी, वरना आंकड़ा 375 के आसपास रह जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए।